हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो के अंदर जो मैं बना रहा हूँ सीजीई जीआईएस के ऊपर। सीजीई जीआईएस का फुल नेम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। 1980 किस लिए? 1980 इसलिए बिकॉज ये स्कीम नोटिफाई हुई थी 1 नवंबर 1980 को। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आए हैं 1 नवंबर 1980 के बाद उन सबके लिए ये स्कीम कंपल्सरी है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम में है या न्यू पेंशन स्कीम के अंदर है, दोनों के लिए ये कंपल्सरी है। लेकिन इसके अंदर जो एनरोलमेंट होता है, एनरोलमेंट आपका हमेशा 1 जनवरी को होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आया 5 अप्रैल 2015 को, तो इस दिन से उसका एनरोलमेंट नहीं होगा। उसका फुल फ्लैट जो एनरोलमेंट होगा वो अगले साल होगा 1 जनवरी 2016 से होगा। लेकिन इस पीरियड के दौरान, जो ये पीरियड है, इस पीरियड के दौरान उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा और उसको रिड्यूस्ड रेट से कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एएसओ है जो ग्रुप बी के अंदर आते हैं, उसका नॉर्मल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल कंट्रीब्यूशन होता है 60 रुपीज। लेकिन अगर इसके अंदर हम सिर्फ इंश्योरेंस फंड की बात करें, ये दो फंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपका इंश्योरेंस फंड होता है 30% और सेविंग फंड में जाता है 70%। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 18 रुपीज आपके इंश्योरेंस फंड के हैं और 42 रुपीज जो है वो आपके सेविंग फंड के हैं। लेकिन जब हम रिड्यूस रेट से करते हैं तो 18 रुपीज नहीं कटते हैं, उससे कटते हैं 20 रुपीज। तो 20 रुपीज कटेंगे यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद नॉर्मल जो रेट 1 जनवरी को नॉर्मल रेट से यानी कि 60 रुपीज से कटना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका प्रमोशन के ऊपर भी होता है, यानी कि अगर कोई प्रमोट हुआ और उसका ग्रुप चेंज हुआ, प्रमोट हुआ ग्रुप चेंज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रमोट हुआ और ग्रुप चेंज हुआ, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर से अगर कोई बना अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी डायरेक्टर, तो क्या बन गया? ग्रुप बी से ग्रुप ए। तो जो ये अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि ग्रुप ए की कंट्रीब्यूशन कितना है? 120 रुपीज। तो ये 120 रुपीज कटना स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से। अगर मान लो यही एम्प्लॉय जो है 2025 के अंदर अंडर सेक्रेटरी बन गया, तो मान लीजिए 15 मई 2025 को बन गया, तो 1 जनवरी 2026 से उसका ग्रुप ए का पैसा कटना शुरू होगा। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इसको नोट करिएगा कि नंबर एक, आपकी एनरोलमेंट जो है वो हमेशा 1 जनवरी को होती है। दूसरा, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन कब होगा? जब आपका प्रमोशन के अंदर ग्रुप चेंज होगा, वो भी हमेशा 1 जनवरी को ही होता है नेक्स्ट ईयर से। ये आपका जो मैंने बताया था कि ये है आपका रिड्यूस रेट और ये एक्चुअल रेट है ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का। ग्रुप डी खत्म हो चुका है। हालांकि ये जो 15 रुपीज क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हर साल कैलकुलेशन करने के लिए टेबल देता है, वो हमेशा 15 रुपीज के हिसाब से ही टेबल होती है। टेबल में आपको कैलकुलेशन जब आएगी तब बताऊंगा। और ये आपका इंश्योरेंस कवर है। ग्रुप ए के लिए 1,20,000, ग्रुप बी के लिए 60,000 और ग्रुप सी के लिए 30,000। अब है कि आपको जो इंश्योरेंस का कवर है वो जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं वहां से देना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे आप मंथ के मिडिल में भी आए, उस पूरे मंथ का आपको देना पड़ेगा। जब तक आपकी सर्विस का लास्ट डे नहीं होगा तब तक आपको इसका कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अगर सपोज करिए कि किसी का सब्सक्रिप्शन जो है वो बीच में बंद हो गया क्योंकि वो ईवेल के ऊपर था, डाइस डाउन था, उसको सैलरी नहीं मिल रही थी और बाद में उसका हमने कंट्रीब्यूशन कट किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जब मैंने बता दिया आपको कि जब प्रमोशन होता है, एनहेंसमेंट हमेशा कब होता है? नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से ही होता है। अगर कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन के ऊपर है, अगर सेम ग्रुप के अंदर डेपुटेशन पे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका डेपुटेशन के ऊपर गया वो अपग्रेड होने के लिए, ओके, यानी ग्रुप सी था, ग्रुप में अपग्रेड होकर गया, तो ये डिपेंड करता है कि अगर डेपुटेशन रेगुलर बेसिस के ऊपर है
तो उसको करके उसको अपग्रेड करके जो है उसका रिडक्शन होगा। लेकिन अगर डेपुटेशन के ऊपर है ऑन एडॉक बेसिस, तो जो उसकी पेरेंट कार्डर के अंदर उसका ग्रुप है उसके हिसाब से ही उसका कंट्रीब्यूशन कटेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और डाइज लोन के दौरान भी आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर उस टाइम सैलरी नहीं मिल रही है तो बाद में हम डिडक्ट करेंगे, लेकिन आपको जब तक आप सर्विस में हैं हर एक मंथ का आपको देना पड़ता है। रिटायरमेंट के टाइम जो कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं अभी आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। रेजिग्नेशन में भी आपको वही उसी सेम से कैलकुलेशन होती है। डेथ के केस के अंदर क्या होता है, डेथ के केस के अंदर उसको इंश्योरेंस का कवर एक्स्ट्रा मिलता है। सेविंग फंड के अंदर जो पैसा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो रिटायरमेंट के टाइम या रेजिग्नेशन के टाइम मिलता है, लेकिन अगर डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस का फंड एक्स्ट्रा मिलता है। जब एग्जांपल बताऊंगा तो वहां पे आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर आप इनकम टैक्स रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं। ओनली थिंग इज आपने पैसा जो है कंट्रीब्यूशन देने के लिए जीपीएस से विड्रॉल ना लिया हो। सैलरी से अगर घटेगा तो मिल सकता है। आप अगर कोई हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से तो आप इस फंड के लिए श्योरिटी दे सकते हैं उनको। सीजीईजीआईएस से गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो रिकवरी नहीं कर सकती है। अब क्वेश्चन उठता है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन का अगर सपोज करिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली नहीं है, कोई फैमिली की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, अगर फैमिली नहीं है तो वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई फैमिली है अवेलेबल तो वो फैमिली को ही नॉमिनेट कर सकता है। अब फैमिली का मतलब क्या है, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, ये सब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसके अंदर दो तीन बातें नोट करने वाली हैं। नंबर एक, एज फार एज फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंसर्न, अगर वो चाहें तो अपने हस्बैंड को फैमिली की डेफिनेशन से आउट कर सकती हैं एज फार एज सीजीईजीआईएस इज कंसर्न। हस्बैंड के पास ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर सपोज करिए कोई आपने किसी फैमिली मेंबर को आपने नॉमिनेट किया और वो किसी वजह से इनएलिजिबल हो गया, जैसे आपने अपने माइनर ब्रदर को नॉमिनेट किया और वो इनएलिजिबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो आपका नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, एट द टाइम ऑफ मैरिज आपके अर्लियर नॉमिनेशन सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, आपको दोबारा नॉमिनेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते हैं दोबारा तो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन उठता है कि अगर सपोज करिए कि अगर कोई भी वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो क्या होगा। नंबर एक, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसका जीपीएफ का नॉमिनेशन क्या है। अगर जीपीएफ का नॉमिनेशन है तो जो जीपीएफ जिसके पास जाएगा उसी के पास सीजीईजीआईएस भी जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए जो नए एम्प्लॉय है उनके पास जीपीएफ होता ही नहीं है तो क्या होगा। अब हम फर्स्ट चेक करेंगे कि वाइफ एंड चिल्ड्रन ये हैं या नहीं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फैमिली, इनके पास चला जाएगा। लेकिन अगर सपोज करें ये भी अवेलेबल नहीं है तो जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है फैमिली की उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय मिसिंग है उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर ये होगा विद इन 1 ईयर हम उसके सेविंग फंड का पैसा नॉमिनी को दे देंगे एंड आफ्टर 7 ईयर जो इंश्योरेंस का पैसा था वो उसकी फैमिली को दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके लिए हम करेंगे क्या, जो फर्स्ट ईयर का आपका उसका इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन था वो भी लेंगे फैमिली से और बाकी के 6 इयर्स का सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा लेंगे। अगर कोई फैमिली का मेंबर उस पर्सन की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है तो चाहे उसका नॉमिनेशन भी हो हम उसको इंश्योरेंस फंड से डिबार कर देंगे। और इसका हर एक इंडिविजुअल का अलग रिकॉर्ड बनाया जाता है मेंबरशिप का, और जब आपकी ट्रांसफर होती है जब आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सारा का सारा रिकॉर्ड वहां पे चला जाता है। ये मैं आपको जो बता रहा था ये टेबल है। इस टेबल के अंदर इस साइड लिखी होती हैं आपकी एंट्रीज, ईयर ऑफ एंट्रीज, वो इंपॉर्टेंट होता है। कोई मंथ लिखा हुआ जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने आपको बताया एंट्री हमेशा 1 जनवरी को ही होती है। और यहाँ पे आपका रिटायरमेंट जो है उनकी मंथ लिखे हुए हैं। ये जब एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 4 बार ये टेबल इश्यू करती है, 3 मंथ के अंदर एक बार इश्यू करती है। अभी लेटेस्ट जो है आपका दिसंबर 2020 वाला जो है वो आपका आ चुका है। तो इसके बाद हम इसको करते हैं कि इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
काफी लोग होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जानते नहीं है किसी कैलकुलेशन कैसे होती है। अब देखते हैं सीजीई जीआईएस का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो क्या है। तो ये एग्जांपल है, मिस्टर सुनील कुमार है, ये सर्विस में आए थे 1982 के अंदर इन ग्रुप सी जेएस से, फिर इनका प्रमोशन हुआ एसएस से, अगेन ये भी ग्रुप सी पोस्ट होती है, एंड उसके बाद ये एएसओ बने ग्रुप बी के अंदर 15 अप्रैल 1988 के अंदर, और फिर सेक्शन ऑफिसर और फाइनली अंडर सेक्रेटरी 2010 के अंदर। 2017 मई 2017 के अंदर इनका रिटायरमेंट है। तो अभी इसको कैलकुलेशन करना हो तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस एस्पेक्ट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप नोट करिए कि इन्होंने कौन कौन से ग्रुप में सर्विस की हुई है। इन्होंने तीनों ग्रुप में सर्विस की हुई है, पहले उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी कि सबसे पहले आप लिखिए ग्रुप सी के अंदर की हुई है, फिर ग्रुप बी के अंदर की हुई है, और फिर ग्रुप ए के अंदर भी की हुई है। अब ग्रुप सी में इनका अपॉइंटमेंट कौन सा है, वो तो जिस दिन आए थे वही इनका अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। तो ये हो गया 1 नवंबर 82। अब ग्रुप बी में कब आए थे, देखिए जब इनका एसएसए का प्रमोशन हुआ तब भी ग्रुप सी थे, ग्रुप बी के अंदर यहाँ पे आए जब एएसओ का प्रमोशन हुआ। उसकी डेट नोट कर लीजिए 15 अप्रैल 98। अब इसके बाद जब सेक्शन ऑफिसर बने तब भी ग्रुप बी गजटेड ही है। ग्रुप ए में तब बने जब ये अंडर सेक्रेटरी बने, जिसको डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं, 28 मई 2010। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमने पहले रूल पढ़ा था कि आप कभी भी इसके अंदर एनरोल होते हैं या आपका अपग्रेडेशन होता है वो हमेशा 1 जनवरी को होता है। तो अगर नवंबर 82 में आए थे तो एनरोल कब हुए होंगे, 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर 83। ऑन द सेम लाइन यहां पे कब हुए होंगे, 1 जनवरी 99, और यहां पे 1 जनवरी 2011। आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, 83, 99 और 2011, बिकॉज इसी से हम अपनी टेबल के अंदर वो निकालेंगे। अब जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 30 रुपीज। ग्रुप बी का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो है आपका 60 रुपीज, और ग्रुप ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, ₹120। अब हम देखते हैं हमारी टेबल। टेबल के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि एक एनरोलमेंट कब कौन से ईयर का है और रिटायर कब हो रहे हैं। ये रिटायर हो रहे हैं मई के अंदर। अब हम बात करते हैं टेबल कहाँ है, पहले टेबल दिखाते हैं उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ईयर क्या है 83 और रिटायरमेंट कब है, मई के अंदर। ये देखिए ये आपकी टेबल है। ईयर ऑफ एंट्री इधर लिखे हैं, ये आपकी मंथ लिखे हैं, ये मंथ जो है ये रिटायरमेंट के मंथ है, ये किस मंथ पे रिटायर हो रहे हैं सुपर एनुएशन के। तो अगर सबसे पहले हम चेक करें कि 83 कहाँ है, ये रहा 83, और रिटायरमेंट अगर मंथ के हिसाब से चेक करें तो मंथ मई के अंदर है, तो अमाउंट क्या है, वो ये अमाउंट है। कितना आ गया, 28816.78, 28816.78। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके 15 रुपीज की, क्योंकि ये टेबल बनी हुई है 15 रुपीज के हिसाब से बनी हुई है। अब उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे 30 रुपीज, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वो आपसे बोल सकते हैं कि सर 99 से तो मैं 60 रुपीज दे रहा था, यानी कि कितने एक्स्ट्रा दे रहा था, 30 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा था। तो इसका हिसाब क्या है, बिकॉज ये आपने जो अमाउंट किया है 30 रुपीज का, जिस दिन 83 से एनरोल हुए थे और जिस दिन रिटायर हुए पूरे उसका है। अब इसका हिसाब करना है, तो इसके लिए हमें दोबारा टेबल के अंदर 99 चेक करना पड़ेगा। चेक करिए 99, अगेन में 5531.36, कितने एक्स्ट्रा दिए थे, 30, वैल्यू कितने की है, 15 की, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल के अंदर से हमेशा आपको वैल्यू मिलेगी 15 रुपीज की। अगेन जब इनका ग्रुप ए का प्रमोशन हुआ तो इन्होंने कितने एक्स्ट्रा दिए, 60। फिर दोबारा चेक करिए, कहां पे चेक करना पड़ेगा, 2011 के अंदर। ये आपका 2011 है, इसके अंदर 1072.19, और इसको मल्टीप्लाई बताइए कैसे करेंगे।
कितना एक्स्ट्रा किया आपने 60 रुपीज, तो इसको मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो अगर आप इसको सबको चेक करेंगे तो टोटल आपके पास आएगा, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ ये आपको, 73385.04। ये आपका टोटल उनका अमाउंट आ जाएगा जो इनको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज करिए इसने 2 मई को सुसाइड कर लिया या डेथ हो गई किसी भी रीजन से, तो ये अमाउंट किसको मिलेगा? जो भी नॉमिनी है उनको मिलेगा। और इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस का पैसा था 1,20,000 रुपीज। अभी 1,20,000 क्यों हुआ? बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेथ ही वॉज ग्रुप ए, और ग्रुप ए का आपका जो इंश्योरेंस का फंड है वो आपका है 1,20,000 रुपीज। तो ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। इसी तरह हम कैलकुलेशन करते हैं CGE GIS की। सो ये था आपका ये वीडियो और ये कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये कैलकुलेशन आपको जो टेबल है वो टेबल आपको हर बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिल जाएगी। सिंपल गूगल करिए, आपको हर लेटेस्ट जो टेबल है वहां से मिल जाती है। कैलकुलेशन आप बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।